साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ के आधार पर भी हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं आज की क्लास में हिंदी साहित्य के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। नंबर 1 प्रश्न हम देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। उपयुक्त जो पंक्तियाँ है किस काव्य की है, यानी कि किस कविता से ली गई है। तो यशोधरा से ली गई है और यशोधरा जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है एक प्रकार से, और इसका जो प्रथम प्रकाशन है 1933 ईस्वी में हुआ। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लिखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है ये एक प्रकार का, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी का किस प्रकार का काव्य है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रबंध काव्य है। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। और अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जो है, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त के भाई का नाम बताइए, तो इनमें से कौन है, तो सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण जी के छोटे भाई रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर ही मैथिली शरण गुप्त ने यह पुस्तक की रचना की थी। किसकी? यशोधरा की, यशोधरा। इस प्रकार से जो है मैथिली शरण गुप्त की और भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि भारत भारती, साकेत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रंग में भंग उनका काव्य संग्रह है। हेमंत उनकी प्रथम कविता है। इस प्रकार से कई सारे तथ्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त से संबंधित। तो बढ़ते हैं आगे। सभी तथ्यों को हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जब हम अपनी क्लासेस को और आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे संपूर्ण हिंदी साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बीपीएससी की परीक्षा अभी हाल ही में जो होने वाली है उसके लिए भी ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, मददगार साबित होगी। लेकिन जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी की जो अन्य कीर्तियाँ भी परीक्षाओं में जो बार बार पूछी जाती है उनको भी हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित 8 कविता संग्रह है। कौन कौन से? निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा जो है 1959, जो कि उनकी एक अनुदित रचना है। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की अनुदित रचना कौन सी है, तो सप्तपर्णा उनकी अनुदित रचना है। इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपको ये जो है याद रह पाएंगे। कई बार जो है क्रम से भी प्रश्नों को लगाने को दे दिया जाता है। जो ये मुख्य कवि है महादेवी वर्मा हुए जैसे, और अन्य जितने भी छायावाद के अंतर्गत प्रमुख कवि रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, सुमित्रानंदन पंत, इन सभी की रचनाएं आपको जो है उनके सन के अनुसार याद कर लेनी है। ये देख लेना है किस सन में लिखी गई, किस सन में वे प्रकाशित हुई रचनाएं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सन भी पूछ लिया जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। निहार का जो है महादेवी वर्मा जी की जो निहार रचना है उसका प्रकाशन वर्ष बताइए, तो आपको ध्यान रखना है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1959, और उनकी प्रथम आयाम जो है 1964 की रचना है। अग्निरेखा 1990 की रचना है। इस प्रकार से आपको इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन रहे? तो प्रथम व्याकरण लिखने वाले अपभ्रंश भाषा के कौन ऐसे कवि रहे? जो वे है हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा है। शब्दानुशासन नाम का उन्होंने उनका
व्याकरण ग्रंथ है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रमुख वाद प्रवर्तक। प्रमुख वाद प्रवर्तक में हम देख लेते हैं कौन कौन से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वाद। प्लेटो का जो जिन्होंने किस वाद का प्रवर्तक माना गया है प्लेटो, वे हैं प्रत्ययवाद के। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत को जन्म दिया, यानी जन्मदाता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो है विरेचन सिद्धांत जो है प्लेटो ने भी अपनी रचनाओं में कर लिया था, लेकिन प्रमुख रूप से माना जाता है अरस्तु को। उसके बाद है लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस जो है उत्तादवाद। क्रोचे अभिव्यंजनावाद। जॉर्ज लुकाच जो है यथार्थवाद के प्रवर्तक है। जयाक देरिडा जो है विखंडनावाद के या उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो जॉर्ज देरिडा जो माने जाते हैं। उसके बाद जो है टी.ई. ह्यूम जो है भीमवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 5, हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय बिहारी कवि हैं। यानी ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा गया है कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि कौन है, बिहारी हैं। ये अगर कथन भी पूछ लिया जाए परीक्षा में तो आप बता सकते हो कि किस के द्वारा कहा गया कथन है बिहारी जी के संबंध में कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम जब बिहारी सतसई जी की रचना के संबंध में हम तथ्यों को देखेंगे तो देख लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, ये नंबर 7 नहीं है, पूरा कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के संबंध में कहा है कि इनके जो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं, इनमें तो इनके दो में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खुल उठती है। एक एक दोहा जो है एक एक रत्न के समान माना जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसके दोहों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान माना है, तो बिहारी सतसई जी के दोहों को पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या हमारी 8, राधाचरण गोस्वामी के अनुसार ये कथन है कि यदि सूर तुलसी शशि उडगन के चौदास तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है जिसके हृदय होते ही सब का प्रकाश आच्छन हो जाता है। जो राधाचरण गोस्वामी जी ने सूरदास को जो है सूर्य के समान माना, तुलसीदास जी को जो है शशि यानी चंद्रमा के समान माना, उडगन के चौदास जो तारे हैं वहाँ सभी उडगन जो है छोटे जो तारों का मंडल है, तारे हैं, वे केशवदास को कहा है। और बिहारी पीयूष वर्षी बिहारी को क्या माना है, पीयूष वर्षी मेघ माना है जिसका उदय होते ही जो है सब प्रकाश आच्छन हो जाता है, यानी कि प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। ये कहा है राधाचरण गोस्वामी जी ने। कई बार परीक्षा में ये कथन दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है, तो राधाचरण गोस्वामी जी का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, दिव्या किसकी रचना है। ये थोड़ा क्वेश्चन नहीं बना भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूछा गया है कि दिव्या जो है किसकी रचना है। तो दिव्या नामक एक प्रकार से जो ये रचना है ये उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसका उपन्यास है ये, यशपाल जी का। बौद्ध काल की घटनाओं पर आधारित दलित पीड़ित नारी की करुणा का कथा इसमें दिखाया गया है। या ये पूछ सकते हैं यशपाल का उपन्यास दिव्या में किसका वर्णन किया गया है, किससे संबंधित है, तो बौद्ध काल की घटनाओं पर आधारित दलित पीड़ित नारी की करुणा पर आधारित ये जो उपन्यास रहा है। इनके अन्य कहानी संग्रह भी है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यशपाल जी के, वो है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावर्त, चिंगारी और फूलों का कुर्ता।
फूलों का कुर्ता बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है भाई। धर्मयुद्ध, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ये भी पूछा जा चुका है। उत्मी की माँ, जो ये है आदि इनके प्रमुख कहानियाँ संग्रह रहे हैं। इनको आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें ये याद है और हिंदी साहित्य की जो आप तैयारी कर रहे हो, आपकी जो बच्चे देख रहे हैं, तो लगभग संपूर्ण तैयारी आप पहले भी कर चुके होंगे, कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नहीं भी होंगे। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जिनको ये रचनाएं वगैरह ये याद है, ये इन तथ्यों का पता है, तो आप रिवीजन के तौर पर जो स्पीड बढ़ा करके वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि आपको इससे जो है रिवीजन होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि संपूर्ण हिंदी से संबंधित हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को करने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी तक जो है हमारे शुरुआत की है चैनल की, तो इसलिए जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट तथ्य है और उन्हीं तथ्यों पर हम अधिक बल देंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करके, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने फोकस किया है बिल्कुल बेसिक रूप से चीज़ों को करने का, कि एक जो नए बच्चे शुरुआत से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, अधिक ज़्यादा वर्णन न देते हुए, ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए, साहित्य के बिल्कुल बेसिक रूप से करते हुए हम शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जो है प्रश्नों का लेवल फिर थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि बच्चों को समझ आता रहे। बेस क्लियर होने के साथ साथ वे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हम 10 देख लेते हैं। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे किस युग में लिखी गई पंक्ति है। ये जो पंक्ति है, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, तो नरेंद्र शर्मा द्वारा जो है उत्तर छायावादी पंक्ति है, उत्तर छायावादी कविता है ये भाई। बढ़ते हैं आगे, भक्ति काल के संप्रदायों के बारे में देख लेते हैं। मिक्सचर प्रश्न रहेंगे भाई, पूरे संपूर्ण हिंदी साहित्य के हमने मिक्स प्रश्नों को लिया है। धीरे धीरे हम जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को की शुरुआत भी करने वाले हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे मैम हमें इस प्रकार से क्लासेस चाहिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम को लेकर के चलूँगी, तथ्यों को लेकर के चलूँगी। एक बार आप जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी आप लोगों के समझ के साथ मुझे जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी ये नहीं पता चल पा रहा कि आप लोगों को किस प्रकार से क्लास चाहिए। हिंदी साहित्य तो हमारा पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य है, हम कुछ भी उठाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम से अगर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप चाहते हो हम आदिकाल से शुरू करें, पहले आदिकाल की क्लासेस, आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करें, फिर भक्तिकाल को प्रश्नों को करें, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। अगर इस प्रकार से आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर आपके कमेंट में दिए गए कमेंट पर ध्यान दूँगी, उसी प्रकार से क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बढ़ते हैं आगे, अगला जो प्रश्न हमारा संप्रदायों से संबंधित भक्ति के, तो श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय जो है मध्वाचार्य जी का है, रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी जी का है, सनकादि संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य जी का है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। अगर आप ये कहोगे मैम हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट आप तैयार करके आप ले करके आओ, तो मैं प्रैक्टिस सेट भी जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 12। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए हैं। ये जो पंक्ति है जैसे जी के संबंध में, जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे बल्कि वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए। ये पंक्ति किस लेखक की, किस आलोचक की है या किस साहित्यकार की है? वो है रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हमारे तथ्य हैं वे कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारा 13। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने
वाले आलोचक कौन है? पद्मावत जो जायसी जी का ग्रंथ है पद्मावत, उसको अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाला आलोचक निम्नलिखित में से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 14। एक सेकेंड भाई, प्रश्न संख्या हम 14 देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना गोसाई ने कब प्रारंभ की? तो 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की गोसाई यानी कि तुलसीदास जी। रामचरितमानस की गोसाई तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है 1574 ईस्वी में। अगर ईस्वी की जगह संवत में पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार संवत में भी पूछे जा सकता है प्रश्न, तो 1631 संवत में जो है रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी ने। जो है ईस्वी में आप 57 प्लस कर सकते हो। ईस्वी में आप 57 प्लस कर दोगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा, मैंने ये आपको बता रखा है। विक्रमी संवत में आप 57 माइनस कर दोगे तो ईस्वी आ जाता है। इस प्रकार से आपको जिस भी ईस्वी में पूछा गया है प्रश्न या संवत में पूछा गया है उसी आधार पर आपको प्रश्नों को करना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15। किसको अवधि का अर्धान कहा गया है? तो अवधि का अर्धान कहा जाने वाला लेखक है जायसी। सूफी परंपरा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं जायसी जी। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्री काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा हुआ है तो कुतुबुन माने जाएंगे, जिनकी रचना है मृगावती। और अगर वैसे पूछ लिया जाए सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, वो रहे हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो इसकी रचना है चंदायन। इस प्रकार से आप हर एक प्रश्नों को देखते समझते हुए चलना है कि पूछा किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17। यदि इस्लाम न आया होता तो भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। जो ये पंक्ति है ये किस साहित्यकार द्वारा बताई गई है कि इस्लाम न आया होता जो है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का आना इस्लाम की देन माना है। कि उन्होंने कहा है कि इस्लाम के आने पर ही भक्ति का जो है विकास हुआ है, उदय हुआ है। भक्ति का उदय इस्लाम से माना है रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति का आना उतना ही बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी कि इन्होंने कहा कि भक्ति का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है कि एक काल के बाद जो है दूसरे काल का जब उदय होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ कारण होते हैं। लेकिन इन्होंने जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति का आना स्वाभाविक बताया है कि भक्ति का आना स्वाभाविक है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने जो है ईसाइयों की देन माना है तो किसी ने जो है भक्ति का आना स्वाभाविक माना है। तो और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। जब हम भक्ति काल को करेंगे तो हर एक तथ्यों को समझेंगे कि किस प्रकार से भक्ति का उदय हुआ, क्योंकि पहले भक्ति का उदय जो है द्रविड़ में हुआ था, भारत के दक्षिण हिस्से में हुआ था। फिर धीरे धीरे जो है भक्ति उत्तर भारत में पूरे संपूर्ण भारत में फैल गई थी। और कहाँ पर किन विद्वानों ने, किन जो है संतों ने जो है भक्ति के अंतर्गत अपना योगदान दिया, किनके कौन कौन से ऐसे जो है कवि रहे, लेखक रहे, तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18। तुलसीदास किसके समकालीन माने जाते हैं? तो अकबर के समकालीन माने जाते। जब उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की थी तो अकबर का ही शासन चला हुआ था, ऐसा माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा के राजपुर गांव में 1554 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अगर विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो आप इसमें 57 प्लस कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास ने रामायण की रचना किस भाषा में की? तो तुलसीदास ने जो रामायण की रचना जो है अवधी में की। उनकी जो ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न हमारा, तुलसी के रामायण को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया रामचरितमानस। 2 वर्ष 7 माह और 21 दिन में इसे पूरा किया है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 7 माह और 21 दिन। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 22। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी? तो रैदास जी ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी है? एक सेकंड भाई। तो रैदासी संप्रदाय कहा जाता है रैदास जी का। ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। उसके बाद देख लेते हैं रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद शामिल थे और कबीर भी शामिल थे। पीपा, गंधन्ना, काफ़ी सारे जो है इनके 12 शिष्य रहे हैं रामानंद जी के। और 12 के 12 शिष्य जो है उनके प्रसिद्ध भी हुए हैं, कहीं ना कहीं साहित्य के अंतर्गत उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 25। हिंदी के प्रथम कवि आप सभी को पता है सिद्ध कवि सरहप्पा, जो कि 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं भाई। ये 8वीं शताब्दी के सरहप्पा जी है, 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं, जिनका जो ग्रंथ है प्रेम सागर, जिसकी रचना 1804 ईस्वी में की गई। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा हुआ है, साप्ताहिक है हमारा उद्दंड मार्तंड। ये जो हमारा जुगल किशोर जी द्वारा संपादित 1826 ईस्वी में उसकी। और प्रथम अगर साप्ताहिक की जगह दैनिक पूछ लिया जाए तो आपको पता ही है दैनिक समाचार पत्र जो होगा प्रथम वो होगा सुधावर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन द्वारा रचित है। श्याम सुंदर, समझ सकते हो भैया, सेन द्वारा संपादित किया गया है। इसका संपादन किसने किया है? सुधावर्षण का श्याम सुंदर सेन ने। क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हर एक तथ्यों को हमें बिल्कुल बारीकी से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 29 सॉरी भाई। वापसी किस विधा में रचित रचना है? तो वापसी जो है उषा प्रियवंदा की प्रमुख कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 है हमारी। 30 के अंतर्गत पूछा हुआ है विक्रमी संवत का शुभारंभ। अभी मैंने बताया था आपको 57 वर्ष, अगर ईस्वी में 57 प्लस कर देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा विक्रमी संवत। इस प्रकार से आपको, और विक्रमी संवत में 57 माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा ईस्वी। उसके बाद देख लेते हैं 57 ईस्वी जो है वो विक्रमी संवत का शुभारंभ माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद बरदाई वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि चंद बरदाई को माना जाता है, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है में पृथ्वीराज के वीरता का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। और कहीं कहीं उसका जो है पृथ्वीराज रासो का कुछ भाग जो है काल्पनिक है और कुछ ऐतिहासिक है, इसलिए पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना, कुछ ने अप्रमाणिक माना, कुछ में ने अर्ध प्रमाणिक माना। इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह भी किया गया है पृथ्वीराज रासो को, लेकिन जो वीरगाथा का जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई को ही माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने माना है? तो साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब, संचित प्रतिबिंब कहने वाले जो विद्वान हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, आलोचक हुए हैं, वे है आचार्य, यहाँ आएगा भाई रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपको लिख लेना है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित
संचित प्रतिबिंब होता है प्रत्येक देश का साहित्य। इस प्रकार से आपको कथन मिलेगा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता के मनोहृदयों में परिवर्तन होने लगता है, वैसे ही साहित्य में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से कुछ पूरा का पूरा कथन मिलेगा आपको, वो आपको बताना है किस लेखक का, किस विद्वान का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 33। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना का प्रकाशन वर्ष 1931 है। जयशंकर प्रसाद जी के जितने भी नाटक हैं कहीं ना कहीं वे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनका प्रकाशन वर्ष जैसे कि स्कंद गुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, ध्रुव स्वामिनी हुए, जितने भी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 34। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। जो ये पंक्ति है ये हिंदी के संबंध में कही है किस लेखक ने, तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है अपनी रचना लोकायतन में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है या किस काव्य से ली गई है, तो ये है लोकायतन से ली गई है सुमित्रानंदन पंत के, जिन्होंने जो है हिंदी को जो है हिंदी के संबंध में बताया है कि मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन क्षेत्रवृत्ति से उठकर हम कर सकते हैं जन राष्ट्रगण, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र का जो है संगठन हम हिंदी भाषा का विकास करके कर सकते हैं। यानी जनता की जो राष्ट्र भाषा है हिंदी, जनता के मन को हम पढ़ सकते हैं इसी हिंदी के माध्यम से, उनके अंदर जो है जागरूकता भी हम भर सकते हैं। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 35। तीसरे सप्तक के कवि, तीसरे सप्तक के अज्ञे जी ने जो है 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। तार सप्तक और द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन जो उन्होंने जो है अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में किया था। दूसरा जो सप्तक आया उनका 1951 में, तीसरा सप्तक आया 1959 में और चौथा सप्तक आया 1989 में। इस प्रकार अज्ञे जी ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। उसमें चारों सप्तकों में 7 कवियों को रचनाओं को शामिल किया उन्होंने। और उन 7 कवियों में कौन कौन कवि शामिल है, प्रथम तार सप्तक में कौन रहे, द्वितीय में कौन रहे, तीसरे में कौन कौन रहे, चौथे में कौन कौन से रहे, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से जो है तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है, इनमें से तृतीय तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, तो इस प्रकार नहीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको हर एक तार सप्तकों के सभी 7 कवियों का पता होना चाहिए कि कौन से सप्तक के अंतर्गत कौन से कवि शामिल हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ है तीसरे सप्तक के कवियों को, तो तीसरे सप्तक के कवियों में शामिल है, देख लेते हैं, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना व मदन मोहन वात्सायन। तो इस प्रकार से हमने 35 प्रश्नों को कर लिया है। जब हम प्रयोगवाद को करेंगे, जब ट्रिक के साथ इन सभी तार सप्तकों के कवियों को एक एक को ट्रिक के साथ समझ लेंगे, बार बार उनको रिवाइज जब आप करोगे तभी आपको याद हो पाएंगे। आपको पता ही है मैं ट्रिक पर ज़्यादा अधिक विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों की बार बार रिवीजन को और जो है बार बार पढ़ने पर आपको जिस प्रकार से जब याद हो जाते हैं वे तथ्य आप कभी नहीं भूल पाते। ट्रिक तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे माइंड से स्किप भी हो जाती है, और ना ही हमारे पास परीक्षा में इतना समय रहता है कि हम ट्रिक को याद करते रहें, तो प्रश्न हमारा छूट ही जाता है। इसलिए जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके आगे बढ़ाते हुए हम हर रोज़ जो है एक क्लास लेकर के आएंगे। केवल 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे तक हम क्लास लेंगे। अब की बार शायद वही सैटरडे को भी मैंने क्लास डाल दी, तो कोई बात नहीं, कभी कभी मैं जो ध्यान नहीं रहता इसलिए मैं क्लास डाल देती हूँ। जो अब आपको मंडे को ही क्लास मिलेगी।
मंडे को मिलेगी। तो इसके लिए कोई बात नहीं, एक दो क्लास हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, लेकिन कम नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप जो है अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके अपनी संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हो। व्याकरण पर भी हम के प्रश्नों पर भी हम बल देते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप चाहोगे तो एक एक टॉपिक के साथ हम MCQs को लेकर के लाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।